चश्मा ठीक है देखिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? जय हिंद, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज भी मेरी तबीयत गड़बड़ है बच्चा, क्योंकि अभी क्लास की शुरुआत है, इसलिए मैं क्लास को ऑफ करना नहीं चाहता हूं। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो एक फ्लो होता है, तो कम से कम क्लास एक फ्लो में चलना चाहिए, ताकि विषय की एक समझ बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने। बट दवा लिया हूँ, बुखार है, खांसी है, सबसे बड़ी चीज खांसी है, कफ वाली प्रॉब्लम है। तो थोड़ा बैटरी डाउन नजर आएगा मेरा, बट क्लास शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। हम लोग जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, और अभी तक के क्लास में हमने इंडियन सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, दोनों वैल्यू सिस्टम के बीच क्या रिलेशन है, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड सोसाइटी कैसी होती है, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड सोसाइटी कैसी होती है। परंपरागत समाज परंपरागत मूल्यों पर आधारित होता है, आधुनिक समाज आधुनिकता के मूल्यों पर आधारित होता है। भारत में परंपरा, भारत में आधुनिकता, भारत में आधुनिकता की शुरुआत, भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच संबंध, ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में क्लियर कर दिया है। और कल की क्लास में हम भारतीय समाज का एक लक्षण जाति व्यवस्था पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन जाति व्यवस्था पढ़ने के पहले एक पृष्ठभूमि हमने कल की क्लास में तैयार की थी बच्चा। ठीक है, और समाज से संबंधित 4 अवधारणाओं का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद होगा तो। एक अर्थ हमने बताया था श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है, क्या अर्थ है श्रम विभाजन का, ये मैंने आपको बताया था। काम को बांट कर करवाना श्रम विभाजन कहलाता है। इसके बाद एक टॉपिक हमने और दूसरा बताया था, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटीज। तीसरा हमने आपको बताया था सोपान, हायरार्की। और चौथा टर्म हमने डिस्कस किया था सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, काम को बांटकर करवाना श्रम विभाजन कहलाता है। समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच प्रतिफलों में अंतर, किसी के पास ज्यादा पैसा, पावर, अपॉर्चुनिटी, किसी के पास कम, इसको हम सामाजिक असमानता कहते हैं। इस सामाजिक असमानता के आधार पर समाज के व्यक्तियों या समूहों को ऊंच नीच के क्रम में सजा देना, इसको हम हायरार्की या सोपान
या सोपानिक व्यवस्था कहते हैं। और जब हम समूहों की हायरार्की इस तरीके से बनाते, यानी हम सामाजिक असमानता के आधार पर मानव समाज को कुछ समूहों में बांट देते और इन समूहों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सोपानबद्ध करते हैं कि पूरा समाज स्तरों में बटा हुआ प्रतीत होता है, तो इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, इसी को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये चार संकल्पनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये मैंने चारों के बारे में चर्चा कर दी थी और फिर अब इसी के आधार पर हम भारत के जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करने वाले थे। इसलिए हमारा जो टॉपिक है आज का, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इस टॉपिक में जो हम डायमेंशन खींच सकते हैं बच्चा, उसको आप एक बार खींच लो। क्या क्या डायमेंशन हम लोगों को पढ़ना है? पहला, जाति व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम है क्या? मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। दूसरा डायमेंशन खींचो, जाति व्यवस्था के लक्षण, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के लक्षण। प्लीज चेंज दिस कलर। किस चीज का कलर? पिंक। इसके जगह पर मैं आपको किस तरह का कलर यूज करूं, मैं अभी कर देता हूं बच्चा। मैं अगर ब्लैक टाइप का कोई कलर यूज करता हूं तो चलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है? जाति व्यवस्था के लक्षण, पहला और दूसरा, ए और बी डायमेंशन को समझने से कास्ट सिस्टम है क्या, ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद कास्ट सिस्टम में आधुनिक परिवर्तन, जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन, मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम, हमारा तीसरा डायमेंशन होगा, मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम। यहां पर हम एक डायमेंशन और खींच रहे हैं, जाति व्यवस्था की निरंतरता। जाति व्यवस्था की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था में चेंज आया है, जाति व्यवस्था आज किस रूप में विद्यमान है, जाति व्यवस्था की निरंतरता के कौन कौन से पहलू हैं। आज के भारतीय समाज में हम देखते हैं तो जाति व्यवस्था किस रूप में पाई जाती है, ये हमारा चौथा डायमेंशन होगा। यहां पर हम एक पांचवा डायमेंशन भी बच्चा देखेंगे। आप लिखो, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक। एक डायमेंशन हम खींच सकते हैं, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक, ठीक है? हालांकि ये समझने में बड़ा क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारक, ओके? ये डायमेंशन हम लोग अगर बेसिक कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम लोग अर्थ पे आते हैं। जाति व्यवस्था क्या है? भारत में कास्ट सिस्टम क्या है? बहुत से लोगों ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है, काम को बांटकर करवाने की एक व्यवस्था है। ऐसा लोगों ने क्यों कहा बच्चा? तो मैंने बहुत पहले कहा था कि भारत में, पहले क्लास में, कि भारत में कास्ट सिस्टम का जो जन्म है वो वर्ण व्यवस्था से, और वर्ण व्यवस्था बेसिकली श्रम विभाजन की एक व्यवस्था थी, काम को बांटकर करवाने की एक व्यवस्था थी। इसलिए अगर हम देखें तो भारतीय समाज में चार तरह के कार्य थे। एक कार्य था अध्ययन, अध्यापन एवं धार्मिक कृत्यों का संपादन, पढ़ाई लिखाई और जितने भी स्पिरिचुअल रिलीजियस जो भी रिचुअल्स है उनको करना।
पूजा पाठ वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद एक काम था रक्षा। जब कबीले में हम लोग रहते होंगे कभी भी शुरुआत में, तो रक्षा भी एक काम था, और कुछ लोगों को काम में दिया जाना चाहिए था कि भाई आपका काम होगा लोगों की रक्षा करना। तीसरा काम था उत्पादन, और चौथा काम था सेवा। और कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था में जो थी वो एक प्रकार की श्रम विभाजन की एक व्यवस्था थी, जहां व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप काम करने को दे दिया गया था। जो अध्ययन अध्यापन और धार्मिक कृत्यों का संपादन करता था उसको एक नाम दिया जाता था, इस कॉल्ड ब्राह्मण। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय कहलाए। ये क्षत्रिय कहलाए। नीचे रक्षा करने वाले क्षत्रिय कहलाए, उत्पादन करने वाले को वैश्य कहा गया, और सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही एक बाद का रूप है। इसमें कुछ और लक्षण जुड़ गए और यही वर्ण व्यवस्था कालांतर में जाति व्यवस्था के नाम से प्रचलित हुई। इसलिए जाति व्यवस्था भी एक प्रकार के श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है, डिवीजन ऑफ लेबर का एक रूप है जो भारतीय समाज में दिखाई देता है। तो आप जाति व्यवस्था को डिफाइन कर सकते हो कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का एक रूप है, जहां अलग अलग काम करने वाले लोगों को अलग अलग जाति के नाम से जाना जाता है। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है, अध्ययन अध्यापन पूजा पाठ करवाने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ये भी एक डिफिनीशन बन सकता है। जाति व्यवस्था में एक और खास चीज दिखाई देती है जो आज के संदर्भ में काफी चर्चा का विषय थी। जाति व्यवस्था में अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण था। यानी ब्राह्मणों के पास ढेर सारे अधिकार थे, ब्राह्मणों के पास ढेर सारे अधिकार थे, ब्राह्मणों के पास ढेर सारे अधिकार थे, क्षत्रिय के पास उनसे कम अधिकार थे, वैश्य के पास उनसे भी कम अधिकार थे, शूद्र के पास तो बहुत कम अधिकार थे, बल्कि उन पर ढेर सारी निर्योग्यताएं ला दी गई थी। मतलब ढेर सारे बंधन थे, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। इसलिए जाति व्यवस्था और कुछ नहीं, असमानता की एक व्यवस्था है। कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। ये असमानता की एक व्यवस्था है, जहां विभिन्न जातियों को प्रतिफलों और अवसरों का वितरण असमान था। किसी को ज्यादा, ब्राह्मणों को ज्यादा, किसी को कम, शूद्रों को कम। इससे जाति व्यवस्था और कुछ नहीं, असमानता की एक व्यवस्था। कई विद्वानों ने जाति व्यवस्था को असमानता की व्यवस्था के रूप में डिफाइन किया। तो कई विद्वानों ने कहा कि जाति व्यवस्था कुछ नहीं भाई, एक सोपानिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत भारतीय समाज को कुछ जाति समूहों में विभक्त कर दिया जाता है, फिर प्रत्येक जाति समूहों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सजा दिया जाता है कि पूरा भारतीय समाज कुछ स्तरों में बट जाता है, या एक प्रकार से सोपानबद्ध हो जाता है। पूरे भारतीय समाज में एक हायरार्किकल सिस्टम डेवलप होता है। इस हायरार्किकल सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, क्षत्रिय उसके बाद होता है, वैश्य उसके बाद होता है, और शूद्र उसके बाद होता है। इसलिए कास्ट सिस्टम एक प्रकार की सोपानिक व्यवस्था है, एक प्रकार की स्तरीकरण की व्यवस्था। इस तरह से बच्चा जाति व्यवस्था को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया, और इन सब को मिक्स करके अगर हम एक डिफिनीशन बनाते हैं जाति व्यवस्था के बारे में, ठीक है, जाति व्यवस्था का अर्थ मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। तो हम क्या लिखेंगे? हम इन सारी चीजों को शामिल कर लेंगे बच्चा।
इसलिए जो इसका सटीक डिफिनीशन मैंने बनाया है वो आप पहले लिखिए। जाति व्यवस्था के लक्षण लिखिए। परंपरागत भारतीय समाज में विद्यमान, परंपरागत भारतीय समाज में विद्यमान श्रम विभाजन की, डिवीजन ऑफ लेबर, कॉमा, असमानता, इनइक्वलिटी, एवं सोपान की एक व्यवस्था को, हायरार्की, सोपान की एक व्यवस्था को जाति व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है, जाति व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की एक व्यवस्था थी, जहां अलग अलग काम करने वाले को अलग अलग नाम से जाना जाता था। बढ़ई, लुहार, कहार, धोबी, कुम्हार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चमार, दुसाध। अगर हम वर्ण मॉडल के आधार पर देखें तो भी ये श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। जिन्होंने भी जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन की व्यवस्था के रूप में देखा, उन्होंने जाति व्यवस्था को वर्ण के रूप में डिफाइन करने का प्रयास किया। और ये सही भी है कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की एक व्यवस्था थी। लेकिन ऐसा कहना तो बड़ा आदर्श है भाई, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर का कोई भी सिस्टम खराब नहीं माना जाता है, ऐसा होना चाहिए। पर जाति व्यवस्था को हम केवल डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम नहीं मान सकते हैं। वर्ण व्यवस्था केवल डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में दो चीजें जब क्लब हो गई, परंपरागत वर्ण व्यवस्था में, परंपरागत वर्णा सिस्टम में जब असमानता और हायरार्की जुड़ गई, आई रिपीट, परंपरागत ट्रेडिशनल वर्ण सिस्टम में जब इनइक्वालिटी, असमानता, असमानता के ढेर सारे तत्व और हायरार्की, सोपान क्लब हो गए, जुड़ गए, तो उसको फिर वर्ण व्यवस्था कहना उचित नहीं था, उसी को जाति व्यवस्था नाम दिया गया। इसलिए जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि भारत में, परंपरागत भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता की भी एक व्यवस्था थी, जहां भारतीय समाज को कुछ असमान समूहों में बांट दिया गया था और प्रत्येक समूह को अधिकार और प्रतिफलों में अंतर था। किसी को ज्यादा अधिकार था, किसी को कम अधिकार था। जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन की एक व्यवस्था नहीं रही, बल्कि जाति व्यवस्था एक असमानता की भी व्यवस्था थी। और यही नहीं, इस असमानता के आधार पर हमारे भारतीय समाज को सोपानबद्ध किया गया था। यानी जिनके पास अधिक प्रतिफल था उनको सोपान क्रम में ऊपर रखा जाता था, जिनके पास कम प्रतिफल था उनको सोपान क्रम में नीचे रखा जाता था। इसलिए जाति व्यवस्था एक सोपानिक व्यवस्था भी थी, कास्ट सिस्टम एक हायरार्किकल सिस्टम भी था। इसलिए जाति व्यवस्था को जब हम होलिस्टिक डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं परंपरागत भारतीय समाज में विद्यमान श्रम विभाजन की व्यवस्था, सामाजिक असमानता की व्यवस्था और सोपान की एक व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था की संज्ञा देते हैं, या जाति व्यवस्था की संज्ञा दी जाती थी, जाति व्यवस्था कहा जाता था, जाति व्यवस्था कहा जाता है। यही है बच्चा कास्ट सिस्टम। और हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हम किसी सिस्टम का भारतीय समाज के लक्षण के, किसी भी भारतीय समाज के पहलू के लक्षणों की चर्चा करते हैं तो पुराना वाला ही करते हैं, याद रखना। क्योंकि अभी वाला करेंगे तो फिर परिवर्तन कैसे दिखाएंगे, तो कल वाला कहते हैं, फिर लिखते हैं उसमें क्या चेंज आया, और फिर आज से कंपेयर करते हैं और जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं परिवर्तन आया, फिर परिवर्तन के कारणों की चर्चा करते हैं। तो ये है जाति व्यवस्था का अर्थ। और जाति व्यवस्था का अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए जाति व्यवस्था के 7 लक्षणों की चर्चा की जाती है। 7 फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सॉरी इंडियन कास्ट सिस्टम। 7 फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चा, पिछली क्लास में क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये वर्ण व्यवस्था था। वर्ण, ये वर्ण व्यवस्था थी, जहां मानव प्रकृति के आधार पर काम का विभाजन किया जाता था।
जो अध्ययन अध्यापन टाइप व्यक्तित्व है उसको अध्ययन अध्यापन और धार्मिक कार्यों को करने के लिए दे दिया जाता था। जो हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का है उसको युद्ध लड़ने का काम दिया जाता था, और इन्हीं काम के आधार पर इनका नामकरण किया जाता था। युद्ध लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था और अध्ययन अध्यापन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। मैं पीछे भी इस बात पे चर्चा कर चुका हूं। यानी वर्ण व्यवस्था एक श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में सदस्यता जन्मजात नहीं होती थी। मतलब अगर एक ब्राह्मण का बेटा हट्टा कट्टा पहलवान टाइप हो जाए और वो युद्ध लड़ने का काम उसको दे दिया जाए, और जब युद्ध लड़ने लगे तो क्षत्रिय कहा जाएगा। यानी क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण और ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था। तीसरा, इसमें सब एक दूसरे के यहां विवाह कर सकते थे। यानी ब्राह्मण के बेटे की शादी क्षत्रिय के बेटी से या क्षत्रिय के बेटे की शादी वैश्य की बेटी से हो सकती थी। विवाह का कोई प्रतिबंध या नियम नहीं था। अपने ही जाति में विवाह करना, इस तरह का कोई नियम नहीं था। यानी वर्ण व्यवस्था एक अंतर्विवाही समूह नहीं था। वर्ण व्यवस्था में अन्य वर्णों के बीच विवाह मान्य था। यहां पर कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं था, क्योंकि सभी सब काम को करते थे। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय का काम करने लगा, युद्ध लड़ने लगा, युद्ध क्षत्रिय का बेटा सेवा करने लगा, शूद्र कहलाएगा। तो इस तरह का कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं था और ना ही कोई इनइक्वालिटी का सिस्टम था। इसलिए गांधी जी ने, इसीलिए आपके आर्य समाज ने कहा कि हमारा वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था था। इसमें इनइक्वालिटी नहीं था, इसमें हायरार्की नहीं था, ये तो काम को बांट कर करने की एक व्यवस्था थी। लेकिन कालांतर में कालांतर में ब्राह्मणों ने अपने को सर्वोच्च स्थापित करने का प्रयास किया। ये कहीं पर भी होता है, कोई नई चीज नहीं है। हम जहां भी हैं, ये मानव स्वभाव है, हम चाहते हैं कि हम टॉप पे बने रहें, और हम वो काम करते हैं जिससे हमारा टॉप पर बने रहना संभव होता है। अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो चाहोगे कि जीवन भर मुख्यमंत्री हम ही रहें, प्रधानमंत्री बनोगे तो चाहोगे कि जीवन भर प्रधानमंत्री हम ही रहें, और मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरे परिवार के लोग रहे। ये कोई नई चीज नहीं है बच्चा। इतिहास गवाह है कि हमारे परंपरागत समाजों में भी, पूरे दुनिया में जिसके पास पावर आया, उसने सदैव अपने पावर को बनाए रखने का प्रयास किया। आज पूरा सीरिया गृह युद्ध में खत्म होने के कगार पे आ गया। 70 के दशक में असद के पिताजी ने एक कानून बना दिया वहां पर, जब उनकी सत्ता थी, कि हमारे बाद हमारे परिवार के लोग ही सीरिया के राष्ट्रपति बनेंगे। ये क्या है? आपने रूस के राष्ट्रपति के बारे में देखा, उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया कि सदैव वो बने रहे। तो हर जगह ये रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि मैं सदैव टॉप पे बना रहूं। सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए जरूरी था कि अपने वाले काम को और अपने को टॉप पे स्थापित करे। इसलिए ब्राह्मण ने कहानियों के माध्यम से सिद्ध किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, धर्म प्रधान समाज था, धार्मिक बातों को लोग मानेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। या ब्राह्मणों ने स्थापित करने का प्रयास किया कि पूजा पाठ का काम, धार्मिक कृत्य, धार्मिक क्रियाकलाप सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। जो ईश्वर के नजदीक हैं वो सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र। इस तरह से ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपने काम को सर्वोच्च, श्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया, और बाकी के काम को उसी क्रम में नीचे रखना शुरू किया। इस तरह से वर्ण व्यवस्था में एक हायरार्की का जन्म हुआ, जहां ब्राह्मण सोपान क्रम में ऊपर, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र, इस तरह से रखा जाने लगा। फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि हम ऊपर हैं और सारे अधिकार हमारे पास होने चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने विभिन्न रूपों में सारे अधिकारों को अपने पास रखा, सारे अधिकारों को अपने पास रखा, और नीचे वाले पर क्रमशः निर्योग्यताएं लाद दी गई। नीचे वाले पर प्रतिबंध लाद दिया गया। इसलिए ब्राह्मणों ने इसमें एक दूसरा लक्षण जोड़ा, विशेषाधिकार।
विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं। निर्योग्यताएं, इंग्लिश वाले बच्चे रुके रहे, बस मैं केवल भी समझा दे रहा हूं, फिर आगे मैं आपको लिखवाता हूं। विशेषाधिकार मतलब विशेष अधिकार, मेरे पास मंदिर में जाने का, स्कूल में शिक्षा प्राप्त, सारे अधिकार ब्राह्मणों के पास था। क्रमशः क्षत्रिय के पास अधिकार थे, लेकिन ब्राह्मणों से कम थे, वैश्य के पास दोनों से कम थे, और शूद्र के पास बिल्कुल ना के बराबर थे। बल्कि इन लोगों पर तो बहुत सारी निर्योग्यताएं भी ला दी गई थी। इस तरह से ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में हायरार्की और विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं की व्यवस्था, जिसको आप कह सकते हो असमानता, प्रतिफलों में अंतर, अधिकारों में अंतर, अवसरों में अंतर कर दिया। फिर ब्राह्मणों को लगा कि ठीक है, अगर मान लो कि नीचे की जाति का कोई व्यक्ति अध्ययन अध्यापन का काम करना शुरू करे, कहे कि हम ब्राह्मण हैं, वो इसलिए करे ताकि सोपान क्रम में ऊपर बना रहे, तो क्या किया जाए भाई? जन्मजात सदस्यता। ब्राह्मणों ने एक तीसरा नियम बनाया और कहा कि किसी भी जाति की सदस्यता जन्मजात होगी। किसी भी जाति की सदस्यता जन्मजात होगी। अगर ब्राह्मण का बेटा चाहे कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, वो ब्राह्मण ही रहेगा। एक बार जन्म लिया ब्राह्मण में तो जीवन भर ब्राह्मण रहेगा। शूद्र एक बार जन्म लिया शूद्र में तो जीवन भर शूद्र बना रहेगा। जन्मजात सदस्यता। फिर ब्राह्मणों को लगा कि कहीं एक दूसरे के यहां शादी करके इस व्यवस्था को कोई तोड़ न दे, इसलिए इन्होंने अंतर विवाह का नियम स्थापित किया। अंतर विवाह, इंडोगैमी, अंतर विवाह। प्रत्येक जाति या वर्ण अपने ही समूह में विवाह करेगा, कोई अन्य समूह में विवाह नहीं कर सकेगा। कोई भी अन्य समूह में विवाह नहीं कर सकेगा। अंतर विवाह के नियम। कहा जाता है कि यदि आपको श्रेष्ठता को बनाए रखना है, यदि आपको श्रेष्ठता को बनाए रखना है तो नीचे वालों से दूरी बरतना जरूरी है। जब तक आप अपने से नीचे वालों से एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप अपने को श्रेष्ठ के रूप में ऊपर में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। ये हर जगह होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने दूरी के कुछ नियमों की रचना की। 5 नंबर, इसको हम लोग यहां ले लेते हैं बच्चा। पहले तो 5 नंबर आ गया जन्मजात व्यवसाय, पेशा। कोई पेशा बदल नहीं सकता। ये नहीं कि कोई भी जाति का व्यक्ति पूजा पाठ करके वो दूसरा काम करने लगे, ब्राह्मण बन जाए। पेशा को बाई बर्थ कर दिया गया, सदस्यता को बाई बर्थ कर दिया गया। और दूरी के कुछ नियमों की रचना की गई। मतलब खान पान पर प्रतिबंध या प्रतिबंध के नियम। ब्राह्मण किसके घर में खाएगा, किसके घर में नहीं खाएगा। अगर ब्राह्मण किसी के घर में खाएगा तो तुलनात्मक रूप से जो ऊपर होगा उसी के घर में खाएगा। अगर थोड़ा नीचे है तो उसके घर में अलग पंगत में खाएगा। ब्राह्मण भोज अलग होगा, इसके बाद बाकी जातियों का भोज होगा। कुछ के घर में केवल और केवल पक्की खाएगा, कच्ची नहीं खाएगा। उससे जो नीचे की जातियां हैं उनके घर में वो बाहर का फल फूल ले सकता है लेकिन खाना नहीं खाएगा। उससे भी नीचे की यदि जातियां हैं तो राशन ले लेगा, पैसा ले लेगा दक्षिणा में, लेकिन उनके घर में खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा। इस तरीके से खान पान और सामाजिक संपर्क के कुछ नियमों की रचना की ब्राह्मणों ने। किसके साथ वो 6 कदम की दूरी पे खड़ा रहेगा, किसके साथ 36 कदम की दूरी को बरतेगा। इस तरीके से सामाजिक सहवास से जुड़े हुए ढेर सारे नियम, खान पान से जुड़े हुए ढेर सारे नियम ब्राह्मणों ने बनाए। ये दूरी के नियम थे, एक डिस्टेंस मेंटेन करने वाले नियम थे। क्यों? ताकि ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को एस्टैब्लिश कर सके। बच्चा, सोपान, विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं की व्यवस्था, जन्मजात सदस्यता, अंतर्विवाही नियम,
जन्मजात और प्रतिबंधित पेशा, व्यवसाय और खान पान और सामाजिक संपर्क के कुछ नियम धीरे धीरे करके वर्ण व्यवस्था में ये 6 लक्षण जैसे ही जुड़ गए, 6 लक्षण जैसे ही जुड़ गए, इसी वर्ण व्यवस्था को कालांतर में कहा जाने लगा जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। बहुत क्लियर है। मैंने एक जनरल इसके जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रचलन में रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, हमें उतना अंदर जाकर के सिद्धांत को नहीं पढ़ना है, जाति व्यवस्था के उद्भव के बारे में ज्ञान नहीं, बट जो एक जनरल परसेप्शन है कास्ट सिस्टम के इमरजेंस के बारे में वो यही है बच्चा। धीरे धीरे जाति वर्ण व्यवस्था में जब ये 6 लक्षण जुड़ गए तो इसी को कालांतर में जाति व्यवस्था कहा गया। यही धीरे 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 जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हो गई। यही है कास्ट सिस्टम। अब इसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की व्यवस्था तो है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से ही इसका इमरजेंस हुआ है और वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक व्यवस्था थी, सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जाति व्यवस्था में कालांतर में आया क्या? असमानता। असमानता के ढेर सारे पहलू इसमें जुड़ गए। यू कैन से कास्ट सिस्टम असमानता की भी एक व्यवस्था है। और तीसरा क्या जुड़ा बच्चा? इसमें ऊंच नीच का भेदभाव, हायरार्की। तो आप ये भी कह सकते हो कि जाति व्यवस्था एक हायरार्किकल सिस्टम है, एक स्ट्रैटिफिकेशन की व्यवस्था है, एक स्तरीकरण की व्यवस्था है। तो तीनों ही जो शब्दावलियां है कास्ट सिस्टम के डिफिनेशन में वो अपनी अपनी जगह पर सही है, और हम तीनों को समेट करके हमने कास्ट सिस्टम को डिफाइन करने का प्रयास किया। डन? तो मेरे ख्याल से कास्ट सिस्टम की एक समझ आपको मिल चुकी होगी। अब इसी को हम लक्षण के रूप में लिख लेते हैं बच्चा। तो कास्ट सिस्टम का अर्थ हमने लिख लिया, परंपरागत भारतीय समाज में विद्यमान श्रम विभाजन की व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था और सोपान की व्यवस्था को जाति व्यवस्था की संज्ञा दी जाती। ठीक है। इसके बाद जाति व्यवस्था का लक्षण, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, वही 6 लक्षणों की हम चर्चा करेंगे जो पीछे हम लोगों ने लिख करके लाए। और इन 6 लक्षणों की चर्चा में हम एक लक्षण प्लस कर देंगे, और वो ये है कि किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था भारतीय समाज को बांटती है। भारतीय समाज को कुछ खंडों में बांटती है, कुछ सेगमेंट में बांटती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज को कुछ जाति समूहों में विभक्त करती है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था रही है जो भारतीय समाज को कुछ सेगमेंट में डिवाइड करती है, कुछ खंडों में डिवाइड करती है, कुछ जाति समूहों में बांट देती है। सो पहला लक्षण आप लिखिए। पहला लक्षण भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय समाज को कुछ सेगमेंट में डिवाइड करती है। जाति व्यवस्था का दूसरा लक्षण लिखिए, सेकेंड पॉइंट, जन्मजात सदस्यता, मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ क्लियर है? जन्मजात सदस्यता। जाति व्यवस्था का तीसरा लक्षण, अंतर विवाह के नियम। अंतर विवाह के नियम, रूल्स ऑफ इंडोगैमी। रूल्स ऑफ इंडोगैमी, अपने ही समूह में विवाह। प्रत्येक जाति अपने ही समूह के अंदर विवाह करती है, मतलब अंतरजातीय विवाह निषेधित है, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित रहा है कास्ट सिस्टम में। अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी। रूल्स ऑफ इंडोगैमी जाति व्यवस्था का चौथा लक्षण है। जन्मजात और प्रतिबंधित पेशा। पंडित के घर में पैदा लेते ही आपका पेशा निश्चित हो गया बच्चा कि आपको पूजा पाठ ही कराना है। लोहार के घर में पैदा लेते ही आपका पेशा निश्चित हो गया कि आपको
लोहे का काम ही करना है। बढ़ई के घर में पैदा लेते ही आपका पेशा निश्चित हो गया कि आपको लकड़ी का काम ही करना है। यानी जो आपका पेशा है उसका डिसीजन बाय बर्थ होता है। आप अपने पेशे को, आप अपने व्यवसाय को स्वैच्छिक रूप से डिसाइड करने की स्थिति में नहीं होते हो, जन्मजात पेशा। और दूसरा प्रतिबंधित पेशा। प्रतिबंधित का मतलब है कि आप दूसरे के पेशे को नहीं अडॉप्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप किसी दूसरे जाति में पैदा लिए हो और आपने पूजा पाठ का काम शुरू कर दिया, नहीं, ये बैन था, प्रतिबंधित था। यानी आप लिखो हेरिडेटरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेशन, जन्मजात और प्रतिबंधित पेशा, हेरिडेटरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेशन, ये जाति व्यवस्था का चौथा लक्षण है। और जाति व्यवस्था का पांचवां लक्षण, जाति व्यवस्था का पांचवां लक्षण, इस सब मैं बोल दिया हूं आपको। खान पान, खान पान एवं सामाजिक संबंध से जुड़े प्रतिबंध, खान पान एवं सामाजिक संबंध से जुड़े प्रतिबंध, सामाजिक सहवास से जुड़े प्रतिबंध। संबंध के जगह हिंदी में सहवास शब्द का प्रयोग करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सामाजिक सहवास से, सहवास मतलब साथ साथ रहना, तो साथ साथ रहने में क्या क्या नियम था, खान पान और सामाजिक सहवास से जुड़े प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक एंड सोशल कोहैबिटेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक एंड सोशल कोहैबिटेशन। और छठा है विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताओं की व्यवस्था। किसी को ज्यादा विशेष अधिकार था, ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, और कुछ लोगों पर ढेर सारी निर्योग्यताएं, डिसेबिलिटीज ला दी गई थी। आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो कुछ के पास प्रिविलेज था तो कुछ को डिसेबिलिटीज थी। शूद्रों के ऊपर ढेर सारी डिसेबिलिटीज थी। कई जगहों पर शूद्रों को नदी में पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुएं पे पानी लेने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं था। कई सारे रिस्ट्रिक्शन थे। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था। ये रिस्ट्रिक्शन कहलाता है, निर्योग्यताएं कहलाती है बच्चा, डिसेबिलिटीज कहलाता है। और वहीं पर ऊंची जातियों के पास ढेर सारा प्रिविलेज था। सबसे ज्यादा प्रिविलेज, सबसे ज्यादा विशेष अधिकार ब्राह्मणों के पास हुआ करता था। इसलिए हमने लिखा छठा लक्षण, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज। और सातवां पॉइंट है बच्चा सोपानिकता, हायरार्की। हायरार्की, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 6 लक्षणों पे एक एक लाइन आप जरूर लिख सकते हो। एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जाति व्यवस्था क्या है अगर पूछता भी है तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाति व्यवस्था क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था समानता की एक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था सोपान की एक व्यवस्था है जो परंपरागत भारतीय समाज में विद्यमान रही है। इस व्यवस्था के द्वारा भारतीय समाज कुछ खंडों में विभक्त होता था, जहां प्रत्येक खंड को जाति कहा जाता था। प्रत्येक जाति की सदस्यता जन्मजात होती थी। प्रत्येक जाति कुछ निश्चित प्रतिबंधित पेशा होता था। प्रत्येक जाति अंतर्विवाही समूह होती थी। प्रत्येक जाति को कुछ विशेषाधिकार और निर्योग्यताएं प्राप्त होती थी। प्रत्येक जाति खान पान और सामाजिक सहवास से जुड़े कुछ नियमों का पालन करता था। और प्रत्येक जाति एक दूसरे के साथ बराबरी के संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं था। प्रत्येक जाति एक दूसरे के साथ सोपानिक संबंधों से जुड़ा हुआ था, अर्थात प्रत्येक जाति या तो अन्य जाति के ऊपर अवस्थित होती थी और नहीं तो नीचे अवस्थित होती थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। यही है कास्ट सिस्टम का अर्थ और लक्षण। जब भी हम भारत में जाति व्यवस्था की बात करेंगे तो इन्हीं अर्थ और लक्षणों की बात करेंगे। अब हमारा कैपिटल सी है जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन।
जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन, जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन। मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। मॉडर्न चेंज, ये तो बड़ा क्लियर है बच्चा कि जाति व्यवस्था स्थिर नहीं रही, बदलती रही, लेकिन प्रारंभ से लेकर के अंग्रेजों के आने के पहले तक जो बदलाव हो रहा था, उस बदलाव में जाति व्यवस्था के जो मूल लक्षण थे उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा था। जाति व्यवस्था के मूल लक्षणों में बदलाव का शुरुआत कब से होता है? अंग्रेजों के आगमन के बाद से। अंग्रेजों के आगमन के बाद आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार होता है। इन्हीं आधुनिकता के मूल्यों से प्रभावित सुधार आंदोलन होता है। इन्हीं आधुनिकता के मूल्यों से प्रभावित दलित आंदोलन होता है, पिछड़ी जाति आंदोलन होता है। आजादी के बाद हम आधुनिक समाज के निर्माण के लक्ष्य को लक्षित करते हैं। इस दिशा में लोकतांत्रिक राज्य द्वारा कानून बना के जातीय असमानता को दूर करना, कानून बना के छुआछूत को प्रतिबंधित करना, आदि 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 आदि। संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, आरक्षण के द्वारा, विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा भारतीय समाज को एक समतामूलक समाज बनाने की दिशा में परिवर्तन शुरू किया जाता है। जाति व्यवस्था में भी इस दिशा में परिवर्तन शुरू होता है। आजादी के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को तीव्र किया जाता है। लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है। लोगों के मन मस्तिष्क से धर्म का प्रभाव कमजोर होता है और इससे भी जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती है, उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है। आजादी के बाद औद्योगिकरण और नगरीकरण पर बल दिया जाता है और औद्योगिकरण और नगरीकरण ने भी नए नए पेशों को उपलब्ध कराकर, अब बढ़ई के लिए बढ़ईगिरी ही करना है ये जरूरी नहीं है। उस शहर में जाकर के अपना नया कुछ धंधा शुरू कर सकता है, उस शहर में जाकर के कारखाना में काम कर सकता है। यानी औद्योगिकरण ने और नगरीकरण ने जाति व्यवस्था में अलग अलग जातियों के जो कार्य थे उस कार्य को, नए नए कार्यों को करने का अवसर प्रदान किया। इस तरह से औद्योगिकरण और नगरीकरण की व्यवस्था ने और कई रूपों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, इसने भी भारतीय जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। वैश्वीकरण और संचार क्रांति ने, इन सभी कारकों ने, इन सभी घटनाओं ने न केवल भारतीय सामाजिक जीवन को प्रभावित किया बल्कि भारत में जाति व्यवस्था को भी प्रभावित किया और जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन को संभव बनाया। इसलिए आज जो जाति व्यवस्था है, आज के हजारों वर्ष पहले भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था थी वैसी ही नहीं है, बल्कि इसमें व्यापक बदलाव आया है। व्यापक बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है भाई? तो जो जाति व्यवस्था के जो 7 लक्षण है बच्चा, उसी के आधार पे आप देख लो। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं केवल पॉइंट डिक्टेट करूंगा और पॉइंट के बेस पे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे कि कास्ट सिस्टम में क्या बदलाव आया। अगर हम पहले ही लक्षण से शुरुआत करते हैं, पहला लक्षण जाति व्यवस्था का था भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। क्या आज जाति व्यवस्था भारतीय समाज को कुछ खंडों में विभक्त करती है? उत्तर है हां यार, करती है। तो आप देखोगे कि इस पहले लक्षण में कोई खास बदलाव नहीं आया। यानी आज भी कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी को कुछ सेगमेंट में डिवाइड करती है। आज भी भारत में कास्ट बेस्ड वी फीलिंग है। हम राजपूत, हम ब्राह्मण, हम भूमिहार, हम जाट, हम गुर्जर, हम पाटीदार, हम यादव, हम कोयरी, हम कुर्मी, जाति आधारित वी फीलिंग है। जाति के आधार पर आज भारतीय समाज कुछ सेगमेंट में विभक्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज को कुछ खंडों में विभक्त करती। डन। चलो दूसरे लक्षण पर विचार करते हैं, तब लिखेंगे ना। जन्मजात सदस्यता के लक्षण में परिवर्तन, इस पर विचार करो। बदला है या नहीं बदला है? उत्तर है नहीं बदला है। इसमें बदलाव नहीं आया है बच्चा। आज भी हमारी जाति की सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है। हम कोई पर्ची कटाकर, कोई फॉर्म फिलअप करके, कुछ फीस अदा करके
अपनी जाति की सदस्यता नहीं अर्जित करते हैं, बल्कि हम जिस जाति में पैदा लेते हैं ऑटोमेटिक हमारी सदस्यता उसी जाति की हो जाती है। हम जन्म से ही हम किसी जाति के सदस्य होते हैं। तो जन्मजात सदस्यता का लक्षण आज भी विद्यमान है। एक एक लक्षणों पे चर्चा करते हैं। 7 लक्षण हमारे सामने है, 2 लक्षण पे हमने चर्चा कर लिया और हमने देखा कि दोनों लक्षण आज भी है। तीसरा, अंतर्विवाह के नियम। अंतर्विवाह के नियमों में परिवर्तन आया है, लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखोगे आप कि अंतर्विवाह के नियमों में परिवर्तन तो आया है, लेकिन बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं आया। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में सही है कि आज भी 90% विवाह लोग अपनी ही जाति में करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंतरजातीय विवाह होने लगा है, इंटरकास्ट मैरिज लोग करने लगे हैं। तो अंतर्विवाह के नियमों में परिवर्तन आया है और कई परिवर्तन है। अब चलते हैं प्रतिबंधित और निश्चित पेशा में परिवर्तन। ये तो बिल्कुल बदल चुका है बच्चा। अब कोई प्रतिबंधित पेशा नहीं है क्या बढ़ईगिरी का ही काम करेगा। अब बढ़ई तो कोई काम कर सकता है, योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त करके आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। शहरों में जाकर के वो मिठाई का दुकान खोल सकता है, यानी बढ़ई हलवाई बन सकता है। शहरों में पांडे शूज सेंटर, पांडे जूता भंडार देखे जा सकते हैं, पाठक मिष्ठान भंडार। इसके लिए हलवाई बनने की जरूरत नहीं है बच्चा। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अन्य पेशा को अपना सकता है। ब्राह्मण वाला, पंडिताई वाला पेशा अभी भी जन्मजात है, क्योंकि जनरली पूजा पाठ का काम आज भी लोग पंडित से ही करवाना पसंद करते हैं। हालांकि इसमें भी बदलाव है, लेकिन इस वाले पहलू को थोड़ा सा हम देख सकते हैं। अदरवाइज निश्चित और प्रतिबंधित पेशा काफी हद तक बदल चुका है। तो कह सकते हो कि इसमें परिवर्तन आया है। 5वां लक्षण क्या था बच्चा? खान पान और सामाजिक सहवास से जुड़े नियम। किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, किसके साथ पंगत में खाना है, किसके साथ कच्ची पक्की। ये तो हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा ये कच्ची पक्की क्या होता है। ये तो बहुत ज्यादा बदल चुका है। शहरों में रेस्टोरेंट खुल गया है, बस और ट्रेन से लोग सफर करने लगे हैं, सभी जाति के लोग एक साथ बैठ करके सफर करते हैं। तो शहर में तो ये कहीं भी नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुका है। कहीं कोई खान पान का नियम नहीं है, कहीं कोई सामाजिक सहवास से जुड़े हुए नियम शहरों में दिखाई नहीं देते हैं। और गांव में भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ठीक है कि गांव में कहीं कहीं भोज जब होता है तो कुछ वहां पर जातिगत भेदभाव दिखाई देता है। हमारे गांव में अगर किसी की डेथ होती है और डेथ के बाद 13वीं का भोज होता है तो जातीय सोपान में एक नीचे की जाति जिनको रंक कहा जाता है, वो घर के बाहर उनको बैठाया जाता है और बाहर में ही उनको खाना दे दिया जाता है। इस तरह का कुछ भेदभाव है। तो खान पान और सामाजिक सहवास से जुड़े कुछ लक्षण तो है बच्चा, लेकिन आप अगर चारों तरफ नजर डालते हो तो इसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। ये सब कुछ आपके कंटेंट आपके सामने है, बस आपको लिखना है, आपको समझना है। तो आप कह सकते हो कि खान पान और सामाजिक संबंध से जुड़े नियमों में भी व्यापक परिवर्तन आया। 6ठा लक्षण क्या था? विशेषाधिकार और नियोग्यताओं की व्यवस्था। जाति व्यवस्था में ऊंची जातियों के पास ढेर सारा विशेषाधिकार होता था, निम्न जातियों पर ढेर सारी नियोग्यताएं ला दी गई होती थी। नहीं, ये तो काफी बदल चुका है। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई है, धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ है और जातीय सोपान में नीचे की जातियां अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए जागरूक हुई है, अग्रसर हुई है। अब वो शिक्षा प्राप्त कर रही है, मंदिरों में जा रही है। सरकार ने भी कानून बना करके इस तरह के प्रतिबंधों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अब किसी मंदिर में जातीय सोपान में नीचे की जातियों को इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है प्रवेश से कि वो नीचे की जाति का है, जेल जाएगा आदमी। किसी के साथ जातीय आधार पर भेदभाव करना अपराध है। 1989 में SC/ST एक्ट पारित करके बहुत सारे कृत्यों को, भेदभाव वाले कृत्यों को अपराध घोषित कर दिया गया है। विभिन्न रूपों में ये 6ठे लक्षण में भी परिवर्तन आया है बच्चा। और 7वां लक्षण क्या है? हायरार्की। ये भी बदल चुका है। अब हमारे यहां ऊंच नीच का निर्धारण इस बात से नहीं होता है
कि आप ऊंची जाति के सदस्य। शहरों में आप ब्राह्मण हो और आप साइकिल से चलते हो और स्लम्स में रहते हो, आपका वैल्यू एकदम नीचे की तरफ है। आप ब्राह्मण होने के नाते आप समझोगे कि हमको वैल्यू बहुत ज्यादा दिया जाए और हमको सोपान क्रम में ऊपर रखा जाए, ये संभव नहीं है। और आप जातीय सोपान में नीचे की जाति से संबंधित हो, लेकिन आप बीएमडब्ल्यू में हो, आपके पास मर्सिडीज है, आप बड़े बंगले में रहते हो, आप अरबों रुपए के मालिक हो, देखो आपको सोपान क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो पहले धर्म का महत्व था, अध्यात्म का महत्व था, इसलिए इनके जो निकट होता था वो सोपान क्रम में ऊपर होता था। आज के समाज में धन का महत्व है, धन प्रधान समाज है, इसलिए जिसके पास धन है वो सोपान क्रम में ऊपर माना जाएगा। इसलिए सोपान जो कास्ट सिस्टम का लक्षण था, इसमें भी बदलाव आया है, यानी अब जाति के आधार पर सोपान का निर्धारण नहीं होता है। यही है बच्चा जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन, मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम। हर लाइन पे एक एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है बच्चा, और ये सब जान रहे हो, देख रहे हो, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, बस केवल मैं ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूं और मैक्सिमम डायमेंशन आपके सामने खींच ले रहा हूं, ताकि प्रश्न अगर पूछा जाए तो हमें पकड़ने में दिक्कत नहीं। चलिए, पहला है भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन के लक्षण में परिवर्तन। भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन के लक्षण में परिवर्तन दिमाग में है हमारे, मैंने अभी अभी बता दिया कि इसमें कोई बदलाव विशेष नहीं आया है, ये आज भी बना हुआ। ठीक है, दूसरा है हमारा जन्मजात सदस्यता के लक्षण में परिवर्तन। आप कह सकते हो कि यह लक्षण में परिवर्तन भी आज नहीं हुआ है, आज भी जाति की सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है। आज भी जाति की सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तीसरा है अंतर्विवाह के नियम में परिवर्तन। तीसरा है बच्चा अंतर्विवाह के नियम में परिवर्तन। अंतर्विवाह, इंडोगैमी, नियम, रूल्स। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको लिखते जाएं। पहला था जो सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स था, फीचर था, उसमें बदलाव। दूसरा है मेंबरशिप बाय बर्थ के लक्षण में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा है रूल्स ऑफ इंडोगेमी, अंतर्विवाह के नियम। अंतर्विवाह के नियमों में परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है, अंतरजातीय विवाह बढ़े हैं, विवाह के जो उपजातीय नियम थे वो भी कमजोर हुए हैं। अब एक चीज देखो, हमेशा ये होता था कि ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में विवाह नहीं, ये नियम था। कानिकुब्ज कानिकुब्ज के यहां ही शादी करेगा, कानिकुब्ज सरजू पाली के यहां शादी नहीं करेगा, कानिकुब्ज गौड़ ब्राह्मण के यहां शादी नहीं करेगा। यानी इसमें भी कुछ बंधन था, कुछ नियम थे, कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन अब ये ध्यान नहीं रखा जाता है, ब्राह्मण होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब चाहे कानिकुब्ज हो, चाहे गौड़ हो, चाहे सरजू पारड़ी हो, चाहे कोई भी हो, यहां तक कि लोग दूसरे राज्यों में शादी कर देते हैं। मैंने अपनी बिटिया की शादी करी तमिलनाडु के लड़के से और कहा कि वो तमिल ब्राह्मण है, तो क्षेत्रीय सीमा का विस्तार हुआ, उपजातीय बंधन कमजोर हुआ और कुछ अंतरजातीय विवाह में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन हां, हम कहेंगे कि आज भी मैक्सिमम विवाह लोग अपनी ही जाति में करते हैं। अगर आप जहां भी हो, जिस भी समुदाय में हो, आप अपने गांव में जोड़ो, तो आपके गांव में 100 शादियां अगर होती है 2 से 3 सालों में, 4 सालों में, तो 100 शादियों में से मैक्सिमम जाति के अंदर ही होती है। शहरों में 100 शादियां अगर होती है तो उसमें से 10 शादियां अंतरजातीय विवाह हो सकती है। तो अंतरजातीय विवाह का जो संख्या है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्विवाह के नियमों में परिवर्तन थोड़ा बहुत आया, बट मैक्सिमम अभी भी इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। प्रतिबंधित एवं निश्चित पेशा में परिवर्तन। चौथा लिखो, प्रतिबंधित एवं निश्चित पेशा या जन्मजात पेशा।
ये काफी हद तक चेंज हो चुका है बच्चा। जब भी हम लिखेंगे तो यहां पर हम चेंज दिखाएंगे। ये चेंज, ये अब प्रतिबंधित पेशा नहीं रह गया, कोई कोई जाति का पेशा कर सकता है। इस पर आराम से आप 2-3 लाइन लिख सकते हो, 2-3 लाइन से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 5वां पॉइंट, खान पान और सामाजिक संबंध से जुड़े नियम और उसमें परिवर्तन, इसमें भी चेंज आया है। इसमें मेजर चेंज आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब वो परंपरागत नियम, रोक टोक, भेदभाव अब खत्म हो गया है। कहीं कहीं ये भेदभाव दिख जाता है अपवाद के रूप में। मध्याह्न भोजन योजना में एक साउथ इंडिया में कुछ स्टडी आया, उसमें पाया गया कि मिड डे मील योजना में खिलाते समय बच्चों को महिलाओं ने वहां पर अछूत जाति के, दलित जाति के बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। बट ये इक्की दुक्की घटनाएं हैं। अगर हम व्यापक स्तर पर देखेंगे तो काफी हद तक बदलाव आ चुका है। इसके बाद विशेषाधिकार और नियोक्ताओं में परिवर्तन। सरकार ने कानून बना करके विशेषाधिकार और नियोक्ताओं की व्यवस्था को समाप्त किया है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। इस दिशा में कानून बना करके सरकार ने सबको समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव का निषेध किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विशेषाधिकार और नियोक्ताओं की व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। इक्की दुक्की अगर घटनाओं को हम देख ले जो कहीं कहीं दिखाई देती है बच्चा, ये काफी हद तक बदल चुका है। और अगर हम 7वां पॉइंट लिखते हैं, सोपानिकता, सोपानिकता या सोपान क्रम में परिवर्तन। जाति व्यवस्था का एक 7वां लक्षण था हायरार्की, जहां भारतीय समाज को कुछ जाति समूहों में बांट दिया गया था और प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूहों से सोपानिक रूप से संबंधित होता था, या तो ऊपर होता था या नीचे होता था। यानी भारतीय समाज में सोपान के निर्धारण में या भारतीय समाज में किसी जाति समूह के रैंक के निर्धारण में, व्यक्ति के रैंक के निर्धारण में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन धन के बढ़ते महत्व के कारण सोपान क्रम में रैंक के निर्धारण में जाति की भूमिका में कमी आई है और अब जाति के आधार पर हमारे यहां सोपान क्रम का निर्धारण नहीं होता है। इस काम में धन की भूमिका बढ़ी है। इसलिए इसमें भी जो चेंजेस हैं वो हम दिखा सकते हैं। तो चेंज यहां भी, चेंज यहां भी और चेंज यहां भी। पहला 3 लक्षण कंटिन्यूटी को दर्शाता है और बाकी के 4 लक्षण जो है वो चेंज को दर्शाते हैं। पहला 2 लक्षण बिल्कुल कंटिन्यू है, आज भी है, जन्मजात सदस्यता और भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। तीसरा लक्षण अंतर्विवाह के नियम, कुछ चेंज कुछ कंटिन्यूटी। और चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां लक्षण काफी बदलाव को दर्शाता है। तो ये चारों लक्षणों में परिवर्तन है। आराम से हम परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। अब आप एक हेडिंग डालिए बच्चा, कैपिटल डी, कैपिटल डी, जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के कारक या कारण। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के कारक, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम। डन। ये आपका एक हेडिंग होगा, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के कारण। हेडिंग आपने डाल दिया। अब हेडिंग डाल करके आप नीचे की तरफ एरो दीजिए। क्या लग रहा कारण आपका? मैंने पहले क्लास में आपको समझा दिया था कि भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए, भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन के लिए कुछ कारणों को फिक्स कर दो, जिसको कि हर जगह हम लिखेंगे, और कुछ 1-2 कारण ऐड हो जाएगा।
टॉपिक के हिसाब से। तो पहला कारण लिखिए, समझाना नहीं है, मैं बिल्कुल समझा चुका हूं। पहला कारण लिखिए, 1 नंबर पॉइंट, अंग्रेजों के आगमन के साथ, अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। चलेगा? एक कारण है। दूसरा लिखो, दूसरा कारण लिखो, सुधार आंदोलन। दूसरा कारण लिखो, सुधार आंदोलन। हमारे सुधार आंदोलन में भी जातीय असमानता के मुद्दे को उठाया गया। जाति व्यवस्था में निर्योग्यता के मुद्दे को हमारे सुधार आंदोलन के नेताओं ने उठाया और एक समतामूलक समाज की दिशा में परिवर्तन की वकालत करी। सुधार आंदोलन से प्रत्येक प्रकार की असमानता के विरोध में एक मानसिकता का निर्माण हुआ, एक विचारधारा का फैलाव हुआ, आधुनिकीकरण की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई और तब जाकर के भारतीय समाज में स्वतंत्रता समानता की दिशा में परिवर्तन संभव हुआ। जाति व्यवस्था की परंपरागत समानताएं कमजोर हुई। तो कहीं ना कहीं सुधार आंदोलन भी परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। अगर यही भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का कारण लिखना होता तो सुधार आंदोलन में सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की स्थिति से जुड़े हुए मुद्दे भी उठाए गए थे। लेकिन हम एक कारण सुधार आंदोलन देते और फिर एक दूसरा कारण महिला आंदोलन देते। लेकिन यहां पर तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन की बात की गई है, इसलिए पहला कारण है हमारा आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। दूसरा कारण है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन। और तीसरा कारण लिखिए दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट का सवाल भी है। दलित आंदोलन भी कहीं ना कहीं भारत में दलितों की स्थिति के सुधारने में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि दलित आंदोलन ने न केवल दलित चेतना को विकसित किया है, जातीय सोपान में जो दलित जातियां थी उनमें अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए एक मोटिवेशन दिया है, बल्कि सरकार पर भी दबाव बनाया है और सरकार को भी कानून बदलने, नया कानून बनाने और कानून के माध्यम से इन परंपरागत जातीय असमानताओं को दूर करने, दलितों की स्थिति में सुधार करने की दिशा में प्रेरित किया। ये दलित आंदोलन का प्रभाव था कि आजादी के लगभग 40 साल बीतने के बाद 1989 में SC/ST एक्ट पारित किया गया। ये दलित आंदोलन का कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि 2018 में इस कानून में संशोधन किया गया। तो दलित आंदोलन भी एक कारण है। चौथा कारण, चौथा कारण लिखिए लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और इस राज्य के द्वारा निर्मित संविधान, कानून एवं विकास योजनाएं। लोकतांत्रिक राज्य और इस राज्य के द्वारा निर्मित संविधान, कानून एवं विकास योजनाएं। चलेगा? सरकार ने संविधान में प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को दूर करना फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया, प्रत्येक प्रकार की असमानता को खत्म करना, सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। और इन सब चीजों को खत्म करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य ऐसा काम करेगी, और राज्य ने समय समय पर कानून बना करके और इस दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो लोकतांत्रिक राज्य, इनके द्वारा निर्मित संविधान, कानून और विकास योजनाएं, और विकास योजनाएं जाति व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में परिवर्तन के लिए ये कारण भी महत्वपूर्ण रही है।
पांचवां कारण, 5 नंबर पॉइंट लिखिए आप, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शासन काल से ही आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से लोगों की सोच तार्किक हुई, वैज्ञानिक हुई, धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ। जातीय सोपान में मंगरू, ढोढ़ा, घूरा, चनेसर, दलित जातियों को लगने लगा कि हमारी निम्नतर स्थिति का कारण ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, पूर्व जन्म का पाप नहीं है, हमारी निम्नतर स्थिति का कारण ये सामाजिक व्यवस्था है, इसको चेंज किया जा सकता है। जब ये सोच बनी आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ, तो उन्होंने इसको बदलने की दिशा में काम करना शुरू किया, अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की दिशा में काम करना शुरू किया, अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया। स्थिति में सुधार हुआ, बदलाव आया। तो कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी एक प्रमुख कारण है जाति व्यवस्था में परिवर्तन का। जाति व्यवस्था में परिवर्तन का नेक्स्ट कारण आप लिखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, इसको कैसे कोरिलेट करोगे? विज्ञान वह ज्ञान होता है जो तर्कसंगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जाता है, जो तथ्यों पर आधारित होता है, जिसको जब चाहे तब जांचा जा सकता है। विज्ञान के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव धर्म पर था। विज्ञान के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव था कि धर्म का तार्किकीकरण हुआ, धर्म के अंदर विद्यमान अतार्किक मान्यताएं, अंधविश्वास कमजोर हुआ। विज्ञान के विकास के साथ जाति व्यवस्था के पीछे जो धार्मिक आधार था वो कमजोर हुआ। जब हमारी सोच तार्किक हुई, वैज्ञानिक हुई, तो हम कतई मानने को तैयार नहीं है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण आया है। समझदार हो चुके हैं। इस तरह विज्ञान के विकास ने भी जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, जाति व्यवस्था में परिवर्तन को संभव बनाया। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मशीनों के आविष्कार ने ढेर सारे नए नए कार्यों को करने का अवसर दिया। फलतः जातीय पेशा में परिवर्तन आया और हर व्यक्ति को ढेर सारे नए नए पेशा करने का अवसर उपलब्ध हुआ। अगला कारण बच्चा, नेक्स्ट कारण, वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति, वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिकता के मूल्यों के प्रसार को तीव्र कर दिया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने यातायात और परिवहन के साधनों का इतनी तेजी से विकास किया कि समय और स्थान की दूरी खत्म हो गई। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिकता के मूल्यों को तेजी से प्रसार किया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को तेज कर दिया और ये सभी मिलकर के जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार रहे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ ही संचार क्रांति उसका एक प्रमुख परिणाम था। और संचार क्रांति ने तो भारतीय सामाजिक जीवन को ही नहीं, जाति व्यवस्था को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमारा लास्ट पॉइंट है वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। हर पॉइंट को नोट्स में आपको 2-2, 4-4, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मैं केवल आपको समझा दे रहा हूं। तो जो हमारा क्लास में जो मैं लिखवा रहा हूं, ये आपके प्रिंटेड नोट्स का स्ट्रक्चर फॉर्म है। ठीक है, वैसे भी एक अच्छे छात्र को यूपीएससी की तैयारी करते समय सारे सब्जेक्ट का अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म तैयार करना चाहिए। लास्ट में रिवीजन में बड़ा काम देता है, खाली पॉइंट देखते जाओ और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। इसमें अगर और कुछ उत्सुकता है तो एक बार इसी का प्रिंटेड नोट्स पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे तो समझ में आता चला जाएगा। अदरवाइज समझने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने क्लास में आपको समझा दिया है और आप अगर इसको देखोगे, अपने कॉपी को खोल करके स्ट्रक्चर देखोगे, हर पॉइंट को देखते ही आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, ये था भारत में जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारण। अब हम आते हैं बच्चा आज के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था। आज के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कैसी है, किस रूप में? एक पहला सवाल उठकर खड़ा होता है कि आज के भारतीय समाज में क्या जाति व्यवस्था वैसी ही है जैसे हजारों वर्ष पहले भारतीय समाज में विद्यमान थी? उत्तर है नहीं, काफी बदलाव हो चुका है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि आज के भारतीय समाज में
जो जाति व्यवस्था है क्या 100% नए रूप में है? 100% नए रूप में है? सब कुछ बदल गया है? उत्तर है नहीं। बहुत सारी पुरानी चीजें भी आज अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए है। मैंने कहा भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन के लक्षण में कंटिन्यूटी है, आज भी वो दिखाई देती है। जन्मजात सदस्यता का लक्षण में निरंतरता है, आज भी वो दिखाई देती है। जाति व्यवस्था के अंदर ही विवाह करना, ये आज भी जाति व्यवस्था के लक्षण के रूप में अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए है। 3 जो लक्षण थे प्रमुख, ये आज भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं। 4 जो लक्षण थे वो काफी हद तक बदल चुके। क्या भारत में, आज के भारत में जाति व्यवस्था इन्हीं 3 लक्षणों के आधार पर विद्यमान है? आज के भारत में जाति व्यवस्था में यही 3 लक्षण देखे जा रहे हैं बच्चा? बताओ। उत्तर है नहीं। आज के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में 3 लक्षण नहीं बल्कि कुछ और नई चीजें भी आज के भारतीय समाज में विद्यमान है। कुछ और नई लक्षण भी आज के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यानी आज भारतीय समाज में हम अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो कुछ पुरानी चीजें अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं, तो कुछ नई चीजों के साथ जाति व्यवस्था अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए है। ये क्या नई चीजें हैं, किस संदर्भ में आज कास्ट सिस्टम विद्यमान है, इस पर हमारा एक अगला डायमेंशन बनता है बच्चा, वो है कैपिटल ई, जाति व्यवस्था की निरंतरता। जाति व्यवस्था की निरंतरता। जाति व्यवस्था की निरंतरता। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ कास्ट सिस्टम। चलो, आज जाति व्यवस्था दिखाई दे रहा है बच्चा। आज भारत में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप है आपके सामने है? अगर मैं कहूं कि आज भारतीय समाज में जाति व्यवस्था परंपरागत पुरानी वाली 3 लक्षणों के साथ आज विद्यमान है। भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन, जन्मजात सदस्यता, अंतर्विवाह के नियम। अंतर्विवाह के नियमों में कुछ बदलाव आया है, फिर भी लोग अपनी जाति के अंदर विवाह कर रहे हैं मैक्सिमम। ये तो है ही। कुछ पुरानी वाली जो विशेषताएं थी, खान पान से जुड़े नियम, सामाजिक सहवास से जुड़े हुए नियम, विशेषाधिकार और नियोक्ताओं की व्यवस्था, हायरार्की, ये सारे के सारे लक्षण आज कमजोर हुए हैं, खत्म हो चुके हैं। और कुछ नए लक्षण आज भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जाति व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। वो नए लक्षण क्या है भाई? वो नए लक्षण क्या है? तो 3 के बाद बच्चा हम जो कुछ नए लक्षणों की चर्चा करेंगे, पहले उन 3 लक्षणों को हम लिख लेते। आपने दिया निरंतरता, पहला समाज के खंडात्मक विभाजन के रूप में निरंतरता, जाति व्यवस्था का पहला लक्षण। क्या कह सकते हो, लिख सकते हो? भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन के रूप में निरंतरता। आप लिख सकते हो भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन के रूप में निरंतरता। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हो जन्मजात सदस्यता के रूप में निरंतरता। आज भी जाति की सदस्यता बाय बर्थ निर्धारित की जाती है, जन्मजात सदस्यता के रूप में निरंतरता। आप तीसरा लिख सकते हो अंतर्विवाही समूह के रूप में निरंतरता, इंडोगैमी। इसमें थोड़ा बदलाव आया है, तो आप एक रेशनलाइज करके बताओगे कि लगभग काफी हद तक निरंतरता इसकी आज भी बनी हुई है। आज भी हमारे गांव में, आज भी हमारे यहां लोग अपनी ही जाति में शादी करते हैं, और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में ही रहती है आज भी बच्चा। अगर हम कहें तो लगभग 68% पॉपुलेशन भारत के में गांव में रहती है, और जहां 68% यानी अप्रोक्स 70% पॉपुलेशन नहीं,
जहां 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि गांव में अंतर्विवाह के नियम के रूप में जाति व्यवस्था आज भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए। बट हम आप सभी अपनी अपनी जातियों के प्रति आज अवेयर हैं। हम सभी अपनी जातियों के प्रति अवेयर हैं, अपनी जातियों के साथ वी फीलिंग रखते हैं और अपने जातीय सदस्यता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्या हम अपने जातीय नियमों का पालन करते हैं? क्या सारे ब्राह्मण यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं? उत्तर है नहीं। कई नए संदर्भ हैं, जिन नए संदर्भों में जाति व्यवस्था अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। नया संदर्भ बोले तो आरक्षण। अगर हम आज भारत में जाति व्यवस्था की निरंतरता की बात करें तो बच्चा रिजर्वेशन की चर्चा अनिवार्य है। आज भारत में सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में, आप कह सकते हो आरक्षण के आधार के रूप में जाति व्यवस्था की निरंतरता बनी हुई है। आज भी हम सब अपने कास्ट सिस्टम के प्रति, कास्ट की सदस्यता के प्रति अवेयर हैं। हम सभी अपनी जाति का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, अपनी जाति की सदस्यता को बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज हमारी सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन का आधार, हमारे आरक्षण का आधार इसी जाति को माना जा रहा है। बहुत सारी सुविधाएं हमें हमारी जाति की सदस्यता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए आज इस रूप में भारत का हर व्यक्ति अपने जाति के प्रति अवेयर है, अपनी जाति की सदस्यता के प्रति अवेयर है और जाति व्यवस्था अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए आरक्षण के आधार के रूप में, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में। अगर कहा जाए कि कोई जातिवादी नहीं रहेगा, हंगामा हो जाएगा भारत में। तो किसी जाति के आधार पर एक समुदाय विशेष को आरक्षण मिला हुआ है, ये खत्म होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा। दूसरा, आज एक नए रूप में जाति व्यवस्था दिखाई दे रही है और वो है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वोट पाने के लिए। आज राजनीतिक दल जो है वो वोट पाने के लिए कास्ट को यूज करते। आज राजनीतिक दल वोट पाने के लिए, वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने के लिए जाति को आधार के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जाति को यूज करते हैं। जाति आधार पर वो अपने वोट को मोबिलाइज करते हैं अपने फेवर में और सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में बच्चा संख्या का बड़ा महत्व है, वोट का महत्व है और हर राजनीतिक दल वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करना चाहता है। और हर राजनीतिक दलों का एक सोशल बेस होता है। कोई धर्म के आधार पर वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज कर रहा है, कोई प्रजाति के आधार पर वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज कर रहा है, तो कई राजनीतिक दल भारत में जाति के आधार पर वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज कर रहे हैं। इसलिए आज अगर भारत में जाति व्यवस्था सबसे मजबूती के साथ देखी जाती है तो कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन के कंटेक्स्ट में देखी जाती है, राजनीतिक दलों द्वारा वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में देखी जाती है। ये नया संदर्भ है कास्ट सिस्टम का। आज कहा जाता है कि बिना जाति के भारत में पॉलिटिक्स अधूरी है, बिना जाति के भारतीय राजनीति संभव ही नहीं है। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को हराकर नीतीश कुमार चुनाव जीते तो नीतीश कुमार ने जाति की जगह विकास के एजेंडे को सामने रखा। बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने, राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब भारत में कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन कमजोर हो रहा है, भारत के लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो रही है। अब भारत में जाति राजनीति को प्रभावित करने वाली नहीं है, या राजनीतिक दल जातीय आधार पर वोट मोबिलाइजेशन का प्रयास करेंगे तो पब्लिक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा, बट जस्ट उसके अगले ही 1-2 साल बाद जब चुनाव हुआ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तो जगन रेड्डी ने केवल रेड्डी जाति के आधार पर वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज किया। इसके बाद तो लगातार चुनाव में विकास का नाम भले दिया जाता है, लेकिन विकास के अंदर अंदर जाति को
शतरंज के चाल की तरह बिछाया जाता है और हर जाति के वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो आज राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्त करना है तो वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में उनको जाति को यूज करना ही होगा। जाति को इग्नोर करके वो सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस रूप में आज भारत में जाति व्यवस्था बहुत मजबूती के साथ जिंदा। वो खान पान और नियम उयम गया। कारपेंटर हो तो कारपेंटरी का काम करोगे, ये सब मायने नहीं रखता है बच्चा। अब तो नए संदर्भों में जाति व्यवस्था अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु एक और नया आधार है। और वो नया आधार है कि केवल राजनीतिक दल ही सत्ता प्राप्ति के आधार के रूप में जाति को यूज नहीं करते। राजनीतिक दल कई रूपों में जाति को यूज करते हैं। जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करते हैं, जाति के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी। और हमारा संविधान जाति या धर्म या क्षेत्र के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अवसर प्रदान करता है। गैर कानूनी नहीं है ये। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना विकास परिषद, कई ऐसे क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा सकती है। हमारे संविधान की सोच है, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच है कि इससे पावर डिसेंट्रलाइज होगा और डेमोक्रेसी मजबूत होगा। इसलिए भारत में कई लोग जातीय आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं, जातीय आधार पर टिकट का बंटवारा करते हैं। चुनाव प्रचार करते समय विशेष जाति को वादा करते हैं कि चुनाव हम जीतेंगे तो आपके बल्ले बल्ले होंगे। चुनाव जीतने के बाद जातीय आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। जिन जातियों का वोट उनको मिला है उनके मंत्रिमंडल में मैक्सिमम मेंबर उसी जाति के होते हैं। और फिर सरकार बनाने के बाद अपनी ही जाति के लोगों को ढेर सारे लाभ प्रदान करते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन बच्चा, केवल राजनीतिक दल ही नहीं करते हैं, जनता भी डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में जातीय आधार पर राजनीति में भाग लेती है। हमको, आपको यदि चुनाव प्रचार करना है तो हम अपने जाति का जो एमएलए या एमपी का प्रत्याशी है उसके फेवर में चुनाव प्रचार करते हैं। अपने जाति के एमएलए, एमपी या प्रत्याशी को जितवाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। यानी आम जनता भी जातीय आधार पर राजनीति में हिस्सा लेती है। यही नहीं, आम जनता तो जातीय आधार पर संगठन बनाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा, अखिल भारतीय जाट महापंचायत, गुर्जर महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, ये सब जाति आधारित नए संगठन हैं। इनको हम कास्ट एसोसिएशन कहते हैं। और ऐसा कास्ट एसोसिएशन जहां कई जातियां एक अम्ब्रेला के रूप में संगठित है, इसको हम कास्ट फेडरेशन कहते हैं। सो अखिल भारतीय जाट महासभा इज द एग्जाम्पल ऑफ कास्ट एसोसिएशन। अखिल भारतीय जाट महासभा इज द एग्जाम्पल ऑफ कास्ट एसोसिएशन। बट अखिल भारतीय वैश्य महासभा इज द एग्जाम्पल ऑफ कास्ट फेडरेशन। ये जाति संघ नहीं, महासंघ टाइप का है, क्योंकि वैश्य वर्ण से संबंधित जितनी भी जातियां हैं इस बैनर के नीचे एकत्रित है। कि लोकतंत्र में संख्या का महत्व है। संगठन में संख्यात्मक आधार संगठन का जितना व्यापक होगा, एज ए प्रेशर ग्रुप सरकार पर दबाव बनाने में और अपने सदस्यों के पक्ष में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में वो संगठन ज्यादा कारगर होगा। इसलिए आम जनता भी इस बात को समझती है। आम जनता को भी लगता है कि सरकार पर दबाव बना करके अपने जाति के लिए आरक्षण लेना है, तो जाति आधार पर संगठन बनाएंगे तो फटाक से सरकार दबाव में आएगी और आरक्षण ले लेंगे हम। इसलिए आप जनता भी जातीय आधार पर संगठन और महासंघ बनाकर, कास्ट एसोसिएशन और कास्ट फेडरेशन बनाकर भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करती है। इस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में जाति की निरंतरता बनी हुई है, तो जनता द्वारा भी प्रेशर ग्रुप के रूप में अपने समूह के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए संगठन निर्माण के आधार के रूप में जाति की निरंतरता बनी हुई है। हमने 3 नए संदर्भों की चर्चा की जाति के निरंतरता के, या आज के भारतीय समाज में जाति के।
तीन नए संदर्भों में, पहला था जाति आधारित आरक्षण, दूसरा था राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर राजनीति, और तीसरा था आम जनता द्वारा जाति के आधार पर राजनीति। आज अगर भारत में हम जाति की बात करते हैं बच्चा, अगर आज आपको दिमाग में जाति 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 है, हम आपसे कहें कि आज जाति अन्य किस रूप में कंटिन्यू है, समकालीन भारत में जाति से जुड़ी हुई और क्या चीज है जो आज दिख रही है, तो आप कहोगे जातिवाद। भारतीय समाज में जाति से जुड़ी हुई एक प्रमुख घटना है कास्टिज्म। कास्टिज्म, जातिवाद का मतलब होता है जातीय निष्ठा का दोहन। जातिवादी व्यक्ति, अगर मैं जातिवादी हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जातीय नियमों का पालन करता हूं। मैं जातिवादी हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पूजा पाठ करता हूं, जनेऊ धारण करता हूं, मंत्रोच्चारण करता हूं। नो नो नो, मैं अपने जातीय नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करता, फिर भी जातिवादी हूं, क्योंकि मैं जाति के आधार पर अपने हितों को सिद्ध करने का प्रयास करता हूं, अन्यों के जाति के प्रति भावनात्मक लगाव का दोहन करने का प्रयास करता हूं। मैंने देखा कि मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जो बोर्ड मेंबर है वो हमारी ही जाति का है। मैंने अपना जुगाड़ लगा दिया, उनसे मुलाकात की, मैंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूं, आप भी ब्राह्मण हो, सर थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। वो बेचारा ब्राह्मण के प्रति जो उसके अंदर निष्ठा था, लगाव था, मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के मान्यताओं और नियमों को मैं फॉलो करता हूं, मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया। उसने एक योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन न करके मेरा सिलेक्शन कर लिया। ये है कास्टिज्म। समझ में आ चुका होगा। एक जातिवादी व्यक्ति जाति नियमों का पालन करे जरूरी नहीं है। उसी तरह से हम लोगों से यूपीएससी ने सवाल पूछा, एक सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करे जरूरी नहीं है। धार्मिकता और सांप्रदायिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसी तरह से जातिवाद और जाति के प्रति निष्ठावान होना, अपने जाति के नियमों और मान्यताओं का पालन करना, दोनों अलग अलग चीज है। आज भारत में भले लोग अपने जातीय नियमों का पालन न करें, लेकिन जातिवाद आज भारतीय समाज की विशेषता है। ये जातिवाद समाज में दिखाई देता है, ये जातिवाद नौकरशाही व्यवस्था में दिखाई देता है, ये जातिवाद प्रशासन में दिखाई देता है, ये जातिवाद हर जगह दिखाई देता है। ठीक है। और एक और थोड़ा सा निरंतरता की चर्चा हम लोग कर सकते हैं बच्चा, और वो है भारत में कई जगहों पर पुरानी वाली जाति पंचायतें भी आज विद्यमान रहे। मेरे ख्याल से कहीं क्लास में चर्चा के क्रम में मैंने आपसे कहा कि परंपरागत भारतीय समाज में गांव का लॉ एंड ऑर्डर ग्राम पंचायत देखती थी या फिर जाति पंचायतें थी। जाति पंचायत क्षेत्रीय स्तर की होती थी। मान लो एक क्षेत्र विशेष में जिसमें 100, 200, 500 गांव होते हैं, उस गांव में अगर कोई जाट जाति या कोई जाति थी तो उनका एक पंचायत होता था, और ये पंचायत परंपरागत जाति पंचायतें हुआ करती थी। अगर मामला ग्राम पंचायत से नहीं निबटता था तो मामला जातीय नियमों का मामला यदि होता था तो फिर ये जाति पंचायत में जाता था, और जाति पंचायत जातीय नियमों को सॉल्व करती थी, मुद्दे को सॉल्व करती थी। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जातीय नियमों के पालन करवाने वाली संस्था के रूप में ग्राम पंचायत और जाति पंचायतें दो प्रमुख अभिकरण थे, दो प्रमुख एजेंसियां थी। क्योंकि परंपरागत भारतीय समाज में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी ऑलमोस्ट, और राज्य का आम जनता के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। कोई नृप हो ही हमें क्या नहीं, कौन राजा होगा हमें क्या फर्क पड़ता है भैया। मंगरू, ढोढ़ा, घूरा, चनेसर आपस में बात करते हैं, अरे मंगरू सुना है कि हम लोगों का राजा बदल गया। हाँ कोई था अंबिक सेन, अब कोई उग्र सेन आ गया। बस यार, कोई हिंदू अखबार नहीं था, कोई दैनिक जागरण नहीं था, कोई जनसत्ता नहीं था, कोई टीवी चैनल नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। तो राजधानी में क्या हो रहा है ये आम जनता तक खबर नहीं पहुंच पाती थी। राज्य की राजधानी के अगल बगल के गांवों में कुछ जानकारियां होती थी, अगल बगल में कुछ झगड़ा होता था, कुछ लोग भूले भटके चले जाते थे राज दरबार में, घंटी मार दिए, राजा आकर के उनको दरबार में उनके मामले को देखा। अदरवाइज सारे मामले तो ग्राम पंचायत में निपटा दिए जाते थे, सारे
जातीय नियमों का पालन और झगड़ा जाति पंचायतें किया करती थी। ये परंपरागत जाति पंचायतें थी। जब भारत में डेमोक्रेसी आई तो बहुत सारे नए जातीय संगठन बने। तो ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत अलग है और नए वाला कास्ट एसोसिएशन और कास्ट फेडरेशन अलग है। अखिल भारतीय जाट महासभा जाट जाति का नया संगठन है। ये जाट जाति के जातीय नियमों का पालन करवाने के लिए हल्ला हंगामा नहीं करता है। ये तो बस सरकार पर प्रेशर ग्रुप के रूप में प्रेशर बनाता है और जाट जाति समुदाय के आरक्षण के लिए या जाट जाति के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाता है या समय समय पर किसी ऐसे नेता के पक्ष में आह्वान भी करता है कि सभी हमारे जाट जाति के लोग इनको वोट दें, आदि 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 आदि। ये है जाट अखिल भारतीय जाट महासभा। लेकिन अगर जाट जातियों का ट्रेडिशनल पंचायत की बात करोगे तो सर्वखाप का नाम आपने सुना होगा। खाप पंचायत, सर्वखाप पंचायत मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कुछ जगहों पर जैसे हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं, कुछ जगहों पर आज भी परंपरागत जाति पंचायतें विद्यमान है। ये भी परंपरागत जाति पंचायत के रूप में जाति व्यवस्था की निरंतरता है, जाति की निरंतरता है। इसलिए अगर हम आज भारत में जाति व्यवस्था की बात करें तो आज भारत में जाति व्यवस्था इन्हीं रूप में विद्यमान है। आज भारत में जाति व्यवस्था की कंटिन्यूटी इन्हीं रूपों में विद्यमान है, देखी जा सकती है। डन। तो ये हम लोग 7-8 पॉइंट लिख लेते हैं बच्चा, निरंतरता के तत्व। पहले 3 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। पहला, समाज के खंडात्मक विभाजन के रूप में निरंतरता। दूसरा, जन्मजात सदस्यता के रूप में निरंतरता। जन्मजात सदस्यता के रूप में निरंतरता। तीसरा, अंतर्विवाही समूह के रूप में निरंतरता। अंतर्विवाही समूह के रूप में निरंतरता। चौथा पॉइंट लिखो, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन। सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन ऑब्लिक आरक्षण के आधार के रूप में निरंतरता। सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन ऑब्लिक आरक्षण के आधार के रूप में निरंतरता। आरक्षण के आधार के रूप में भी जाति व्यवस्था की निरंतरता बनी हुई है। मैंने समझा दिया है। अब हर लाइन को आप 2-2, 3-3 लाइन में आप लिख सकते हो। इसमें 10-20 शब्द आप बढ़ा सकते हो। पांचवा पॉइंट है, राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में निरंतरता। राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में निरंतरता। पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करने के लिए जातीय आधार पर वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने का प्रयास करते, इसलिए वो विभिन्न जातियों को उनके हितों की पूर्ति करने का आश्वासन देते हैं, उनके घर जाते हैं, उनका सभा करते हैं, तमाम तरह की चीजें। छठा पॉइंट बच्चा, जनता द्वारा
दबाव समूह प्रेशर ग्रुप के रूप में जनता द्वारा प्रेशर ग्रुप के रूप में अपने समूह के हितों के पक्ष में अपने समूह के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए डैश दे दो संगठन निर्माण के आधार के रूप में निरंतरता। मतलब आम जनता भी जाति के आधार पर संगठन बना रही है आजकल। संगठन निर्माण के आधार के रूप में निरंतरता। आज आम जनता को भी अगर संगठन बनाना है तो उनको लगता है कि जाति के आधार पर यदि हम संगठन बनाएंगे तो हमारा संगठन मजबूत होगा और सरकार को प्रेशर देने में, प्रेशराइज करने में कारगर होगा। और 7वां पॉइंट बच्चा, जातिवाद के रूप में, कास्टिज्म के रूप में, जातिवाद के रूप में। और कुछ जातियों में जाति पंचायत के रूप में निरंतरता। जाति पंचायत के रूप में निरंतरता। जाति पंचायत के रूप में निरंतरता। ये था बच्चा कास्ट सिस्टम के बारे में एक जनरल व्यू। कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम का इमरजेंस कैसे हुआ, कास्ट सिस्टम के मेन लक्षण क्या है, कास्ट सिस्टम के इन लक्षणों में क्या परिवर्तन आया, इन परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, और आज कास्ट सिस्टम किन रूपों में अपनी निरंतरता को बनाए हुए। ये एक डायमेंशन है कास्ट सिस्टम का। हम लोग थोड़ा सा सवाल कर लें। एक हेडिंग डालिए, संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले हम लोग। पहला सवाल है बच्चा, लिखो, समकालीन भारत में यानी आज के भारत में, कंटेम्पोररी इंडिया में जाति व्यवस्था के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। डिस्कस अबाउट कास्ट सिस्टम इन कंटेम्पोररी इंडिया। डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन कंटेम्पोररी इंडिया। Discuss about form of caste system in contemporary India। कुछ भी हो, आज के भारत में जाति व्यवस्था के प्रमुख रूपों की, प्रकृति की, नेचर की चर्चा कीजिए। आज इंडिया में कास्ट सिस्टम किस रूप में विद्यमान है, और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे दोगे। इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे दोगे बच्चा। ठीक है, दूसरा सवाल। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना इस सवाल में। वर्तमान भारतीय समाज में, सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, बस सवाल समझ जाओगे, प्रश्न समझ जाओगे, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। वर्तमान भारतीय समाज में, वर्तमान भारतीय समाज में जाति एक साथ कमजोर एवं मजबूत दोनों हो रही है। डिस्कस वर्तमान भारत में जाति एक साथ कमजोर और मजबूत दोनों हो रही है। अगर ऐसा सवाल आए तो क्या दिखाओगे बच्चा? अगर इस तरह का सवाल आए कि समकालीन भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम एक तरफ कमजोर हुई है तो दूसरी तरफ मजबूत हुई है, का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कमजोर हुई है दिखाना है तो चेंजेस दिखा देंगे,
जाति व्यवस्था में जो 4 लक्षण के पीछे हम लोगों ने चर्चा की, जो चारों लक्षण लगभग समाप्त हो चुके हैं। खान पान और सामाजिक सहवास से जुड़े नियम, विशेषाधिकार और नियोक्ताओं की व्यवस्था, सोपान, हायरार्की, निश्चित प्रतिबंधित पेशा, ये जाति व्यवस्था के मेन लक्षण थे। जन्मजात सदस्यता जाति व्यवस्था का मेन लक्षण नहीं था। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जाति व्यवस्था के जो 4 मेन फीचर थे, ये काफी हद तक बदल चुके। हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था आज कमजोर हुई है। तो कमजोर हुई है, अगर हमें दिखाना है बच्चा, तो जो चेंजेस हैं वो हम दिखाएंगे। और मजबूत हुई है तो हम देखेंगे कि आज नए रूपों में कास्ट सिस्टम अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए। ये कहराएं मजबूत हुई है। सारे के सारे 200-250 शब्द में ले लो, 250 शब्द या 150 शब्द, यही आपका प्रश्न है। मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका है। जाति व्यवस्था एक साथ कमजोर हुई है, मतलब परिवर्तन दिखाओगे, वो चारों लक्षण कैसे खत्म हो चुके हैं। और मजबूत हुई है, मतलब आज जाति व्यवस्था किन संदर्भों में अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए है, हम ये दिखाएंगे। ये प्रश्न अलग अलग जगहों पर पूछा जा चुका है बच्चा। मैंने बार बार कहा है कि संभावित प्रश्न में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ला करके यहां रखता हूं, और मैं समझता हूं कि इसका उत्तर आपको देने में दिक्कत नहीं होगी। डन। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन, आसान सवाल है। समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के प्रभावों की चर्चा कीजिए। हमेशा आप नकारात्मक प्रभाव नहीं लिखोगे बच्चा। अगर ये नकारात्मक होता तो सरकार कानून बना करके जाति को पूरी तरह खत्म कर देती। तो आज भारत में जाति व्यवस्था के कई सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे अभी हम कास्ट सिस्टम से जुड़े टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम कास्ट और पॉलिटिक्स रिलेशन की बात करते हैं बच्चा। तो कास्ट और पॉलिटिक्स रिलेशन ने कई संदर्भों में डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। ये जाति व्यवस्था का लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव है। तो यही कास्ट ने डेमोक्रेसी को कई संदर्भों में कमजोर किया है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र नहीं था, बल्कि ऊंची जातियों का तंत्र था। ठाकुर, महेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र प्रताप सिंह, ऊंची जाति के लोग पोलिंग बूथ पर बैठ जाते थे, अपने लोगों को वोट मरवाते थे। जातीय सोपान में शुरू के 15-20 सालों तक नीचे की जातियों को वोट देने तक का व्यवहार में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। कानूनी अधिकार तो मिल गया था। गलती से अगर मंगरू चला गया पोलिंग बूथ पर तो ठाकुर साहब बोलते, मंगरू कहां आया है? मंगरू ने कहा, मालिक सुने हैं कि ये वोट देना, अच्छा बैल को दाना दे दिया, वोट देने आ गए, चलो भागो। डांट दिया जाता था। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित हुई थी बच्चा। अंग्रेजों के हाथ से सत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के हाथ में आ गई थी, बट ग्रामीण सामाजिक संरचना के स्तर पर कोई व्यापक बदलाव नहीं हुआ था। ये व्यापक बदलाव होने में काफी समय लगा और एक लंबे समय तक कास्ट फ्यूडलिज्म और कास्ट इनइक्वालिटी ने भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। बट कई संदर्भ ऐसे हैं जहां पर इस कास्ट ने लोकतंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जब हम केवल लोकतंत्र ही नहीं, पूरे के पूरे भारतीय समाज की जब हम बात करते हैं तो समकालीन भारतीय समाज पर जाति व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा दिखाएंगे और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा दिखाएंगे। डन। इसके बाद एक और चौथा सवाल आप लिखिए। भारतीय जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन एवं निरंतरता के तत्वों को दर्शाइए। भारतीय जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन एवं निरंतरता के तत्वों को दर्शाइए। भारतीय जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों को दर्शाइए। बड़ा आसान सवाल है बच्चा। इसमें हम आधुनिक परिवर्तन दिखा देंगे और परिवर्तन हमारे पास है, परिवर्तन का डायमेंशन हम खींच आए हैं, वो परिवर्तन दिखा देंगे और फिर निरंतरता दिखा देंगे और कंक्लूड करेंगे कि भारत के जाति व्यवस्था में परिवर्तन भी हुआ है, बट कई संदर्भों में ये अपनी निरंतरता को भी बनाए हुए। डन। अब चलते हैं हम लोग इस टॉपिक पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है।
बच्चा मैं अभी आपको शुरुआत किया हूं तो आसान टाइप का प्रश्न लेकर के चल रहा हूं और धीरे धीरे आसान टॉपिक को ही उठा करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी तो मैं गंभीर प्रश्नों को लेने का भी प्रयास करूंगा और यूपीएससी के सवाल गंभीर है। इस टॉपिक से 2 सवाल यहां से पूछे गए हैं जो मैं आपके सामने रखा हूं। 2018 का एक सवाल है, ठीक है, और 2020 का एक सवाल है। बच्चा 2018 का जो सवाल है ये तो जाति व्यवस्था से है सीधे सीधे, लेकिन 2020 में जो सवाल पूछा गया है वो सवाल जाति व्यवस्था से है, लेकिन आपके सिलेबस में एक सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो जब डाइवर्सिटी इन इंडिया हम पढ़ते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, रेशियल डाइवर्सिटी इन इंडिया, रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कास्ट डाइवर्सिटी, तो बहुत सारे विविधताओं की हम वहां चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2020 का सवाल है वो विविधता से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल गंभीर है। ये नहीं है कि सवाल बच्चा टाइप का पूछ दिया है कि जाति व्यवस्था के अर्थ और लक्षणों की चर्चा कीजिए। आपको आईएएस बनाने जा रहा है। यूपीएससी के सवाल का जो प्रेजेंटेशन है बच्चा वो थोड़ा गंभीर होता है, यानी उत्तर आप जानते हो, प्रश्नों का उत्तर आप पता है आपको, लेकिन आंसर तभी आप लिख सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट हो। अंडरस्टैंडिंग यदि हॉलिस्टिक होगी, क्लियर होगी, तो प्रश्न की क्या डिमांड है आप समझ पाओगे। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी सही नहीं होगी, आपके पास अगर किसी भी विषय वस्तु पे गहराई से अध्ययन नहीं होगा, तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यही नहीं आप समझ पाओगे। और जब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है नहीं समझ पाओगे तो फिर आंसर क्या राइट करोगे, आंसर क्या लिखोगे। आंसर लिखने के लिए जरूरी है कि प्रश्न की डिमांड को समझो, और प्रश्न की डिमांड को समझने के लिए आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए। यूपीएससी के परीक्षा को पास करना, एक बेहतर आंसर लिखना में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी समझ बेहतर हो ताकि आप प्रश्नों को समझ सके, प्रश्न की डिमांड को आप समझ सके, और दूसरा आपके पास राइटिंग स्किल, प्रश्न की अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को राइट कर सके। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में है, जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर है बच्चा, यहां पर जो हमें लिखना है, जो हमें डिमांड है कि भारत में जाति व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज में श्रम विभाजन, असमानता और स्तरीकरण या सोपान की एक व्यवस्था थी। आधुनिक परिवर्तन के दौर ने इस जाति व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया और इसके बहुत सारे पहलुओं में निश्चित प्रतिबंधित पेशा, खान पान और सामाजिक सहवास से जुड़े नियम, विशेषाधिकार और नियोक्ता की व्यवस्था, सोपान, इन बहुत सारे पक्षों में निरंतर परिवर्तन आया और इन परिवर्तन को देख के ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन जाति व्यवस्था ने कई नए रूपों को धारण करके आज अपनी निरंतरता को बनाए हुए है, और ये नए रूप कई संदर्भों में लाभकारी भी हैं, सहायक भी हैं। आज जाति व्यवस्था कई रूपों में भारतीय समाज को लाभ भी पहुंचा रही है। जाति आधार पर जो संगठन बनते हैं वो क्या कर रहे हैं, उस जाति समूह के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय की दिशा में परिवर्तन को संभव बना रहे हैं। और जाति आधार पर ये संगठन नहीं बने होते तो शायद ऐतिहासिक रूप से जो जातीय असमानताएं थी वो नीचे की जातियों को अधिकार लेने नहीं देती। ये जातीय आधार पर निर्मित एसोसिएशन कई वेलफेयर एक्टिविटीज को भी चलाते हैं, अपने अपने जाति समूहों के हितों के पक्ष में बहुत सारे काम भी करते हैं, सरकार पर प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हुए डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। कई संदर्भ है, ये लाभकारी संदर्भ है। और जब कोई भी व्यवस्था समाज के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारी होने लगे तो उसका उन्मूलन करना कठिन होगा।
कोई भी व्यवस्था कई संदर्भों में अगर समाज को लाभ पहुंचाने लगे तो उसको समाप्त करना कठिन होगा। और जाति व्यवस्था आज नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। आज जाति व्यवस्था आइडेंटिटी क्राइसिस के आधार के रूप में विद्यमान है। अब जो जो वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं, ये वर्ड और आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारी समझ क्लियर होती जाएगी। अदरवाइज प्रश्न बहुत आसान है, इसलिए इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। एक स्टेटमेंट है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना है तो हमें ऐसा नहीं है कि इसी को एस्टेब्लिश करना है, हमें थोड़ा परिवर्तन की भी बात दिखानी है। डन। और हमारा एक सवाल 2020 का है और मैंने कहा है कि ये जातीय विविधता से सवाल है, भारत में विविधता से सवाल है, डाइवर्सिटी इन इंडिया से सवाल है, बहुसांस्कृतिक। अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, जहां भारतीय समाज में कई सांस्कृतिक समूहों का कोएग्जिस्टेंस है। एक बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? क्या वर्तमान भारत में जाति अपने सांस्कृतिक लक्षणों से दूर हो गया है? जाति व्यवस्था के जिन हम 7 लक्षणों की चर्चा करते हैं बच्चा, पहला लक्षण भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन, ये सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। सांस्कृतिक लक्षण का मतलब होता है रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, नियम। ये तो संरचनात्मक लक्षण है। जन्मजात सदस्यता ये सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। अंतर्विवाह के नियम ये सांस्कृतिक लक्षण है। खान पान, सामाजिक सहवास संबंधी नियम ये एक सांस्कृतिक लक्षण है। निश्चित प्रतिबद्ध पेशा से जुड़े नियम ये सांस्कृतिक लक्षण है। और जाति व्यवस्था में सांस्कृतिक लक्षण इतनी तेजी से बदला है, इतनी तेजी से बदला है कि कास्ट जो है, अब इसको एक कल्चरल ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई करना, एक सांस्कृतिक समूह के रूप में आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। इसलिए एक बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, ऐसा एक पक्ष का मानना है। उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। जब हम भारत में विविधता पढ़ेंगे तो थोड़ी सी समझ और विकसित होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। बच्चा, ये है हमारा जाति व्यवस्था का एक बेस। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय समाज के प्रमुख विशेषताएं, और उसी में से एक विशेषता हमने निकाला जाति व्यवस्था। पहले भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता में सांस्कृतिक विशेषता पर बल दिया, परंपरा, आधुनिकता आदि आदि। फिर उसमें से एक जाति व्यवस्था को निकाला। जाति व्यवस्था को एक मोटा मोटी एक इंट्रोडक्टरी क्लास हमने ले लिया। अब जाति व्यवस्था से संबंधित 2 टॉपिक और हम अलग से कर सकते हैं चाहे तो। एक टॉपिक हमारा है कास्ट पॉलिटिक्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन से काफी हद तक सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इस टॉपिक को हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और इस टॉपिक को हम लोग यहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर पढ़ लिया होगा तो आप वाई 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 लिखेंगे, और नहीं पढ़ा होगा तो आप नो 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 लिखेंगे। पॉलिटी में यदि कास्ट पॉलिटिक्स आपने पढ़ लिया होगा तो वाई 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 लिखेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एन 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 लिखेंगे, एन 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 नो। तो मैं कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन, जो आज इंडिया का कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच का एक प्रमुख घटना है, अगर हम किसी भी राज्य के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, यहां तक कि चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो, जहां भी हम नजर डालते हैं तो जाति बीच में एक अहम भूमिका निभाती है। बड़े बड़े राजनेता बैठकर जब चुनाव की रणनीति बनाते हैं तो देखने का प्रयास करते हैं कि किस क्षेत्र में, किस लोकसभा क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस राज्य में किस जाति की संख्या ज्यादा है, कैसे उस जाति के वोट को अपने पक्ष में मोबिलाइज किया जा सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का समीकरण बैठाने का प्रयास किया जाता है। डन। तो हम लोगों का कल का टॉपिक होगा कास्ट पॉलिटिक्स। बच्चा, मैं अभी नहीं स्वस्थ हूं, फीवर है, बस दवा खाता हूं और किसी भी तरीके से एक क्लास लेने चला आता हूं। मैंने अपने सारे क्लास जो मेरे और है उसको मैंने ऑप्शनल के, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का क्लास मैंने कैंसिल कर रखा है। क्योंकि आप अभी नए नए हो इसलिए मैंने सोचा कि अभी क्लास कैंसिल करना ठीक नहीं रहेगा, तो कम से कम थोड़े थोड़े समय के लिए मैं क्लास को कंटिन्यू बनाए रखूं। ठीक है, बट 1-2 दिनों में मैं ठीक होता हूं। तो कल हम लोग कास्ट पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चा। कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं 12:30 बजे, 12:30। ठीक है।